जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के साइंस क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम ग्रुप डी के प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 29 पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लास देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 10 दिसंबर को तीसरी पारी में जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट अब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। चलिए क्वेश्चन देखो भी, ये लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला गया निम्नलिखित में से किस पदार्थ में जैविक आवर्धन की परिघटना में योगदान देने की उच्च संभावना है, सबसे ज्यादा संभावना है वो कौन सी है। देखो भी, जैविक आवर्धन के अंतर्गत है वो जैविक आवर्धन की परिघटना में सबसे ज्यादा योगदान कौन सा देता है। यहां पे देखना, पीड़कनाशी है वो आपका क्या है, पीड़कनाशी है वो आपका अजैव निम्नीकरण है। ये आपका क्या है, अजैव निम्नीकरण बोल सकते हैं इसको, निम्नीकरण। और उसके बाद में यहाँ पे नीम की छाल और गुलाब का दल और संतरे की छाल, ये क्या है, ये अपने पास में क्या है, जैव, यानी इसे अपन ये भी बोल सकते हैं प्राकृतिक, प्राकृतिक। और साथ में कौन से अभी, जैव निम्नीकरण, अभी जैव निम्नीकरण है। इतनी चीज समझ में आ गई सर जी? समझ में आ गई। कहने का मतलब ये है भी, ये तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा और ये तीनों की तीनों पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका जब अपन क्या करते हैं, अपघटन करवाते हैं, तो इनका जो अपघटन है वो आसानी से, यानी जीवों के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा, इनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा आसानी से अपघटन हो जाएगा भी, ठीक है, आसानी से अपघटन हो जाएगा। और ये है वो इसका आसानी से अपघटन नहीं होगा। जैसे ये अगर पीड़कनाशी पादप के अंदर है, ये मान लो, ठीक है, पीड़कनाशी है वो आपके कहाँ पे है, तो ये आपके, ये मान लो उत्पादन के अंदर है, उत्पादन, या फिर एक प्रकार से ये बोल सकते हैं भी प्रथम जो पोषी स्तर है, पोषी स्तर तो मैंने आपको बता रखा है भी, पोषी स्तर, जैसे जैसे पोषी स्तर की संख्या बढ़ती जाएगी पीड़कनाशी की संख्या वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि इसका जो सूक्ष्म जीव है उनके द्वारा इसका अपघटन होगा नहीं, और इसके अपघटन नहीं होगा तो यहाँ पे अपन बात करते हैं भी इसमें आपका एक प्रकार से उत्पादन है, उत्पादन के अंतर्गत है वो एक प्रकार से क्या है, ये जो पीड़कनाशी है वो ज्यादा है, ठीक है, पीड़कनाशी है। देन उसके बाद में इसका अपघटन नहीं हुआ, उस उत्पादन को किसने खाया, मनुष्य ने खाया, ठीक है, मनुष्य ने खाया। अब मनुष्य के अंदर पीड़कनाशी आ गई भी, इनका अपघटन तो हुआ ही नहीं है, अपघटन नहीं हुआ तो उत्पादन से मनुष्य में आगे, फिर मनुष्य से आगे चले जाएंगे, फिर मनुष्य के आगे वाले से, इस प्रकार से ये बोल सकते हैं भी प्रत्येक, यानी पोषी स्तर में बढ़ते पोषी स्तर में ये बोल सकते हैं, बढ़ते पोषी स्तर में इनकी संख्या बढ़ती है भी, इनकी संख्या है वो बढ़ती है। तो इसीलिए जैविक आवर्धन की परिघटना में सबसे ज्यादा जो योगदान देता है वो कौन सा देता है, पीड़कनाशी देता है। क्यों देता है? क्योंकि इसका आसानी से अपघटन होता नहीं है, और ये प्रत्येक पोषी स्तर से आगे वाले पोषी स्तर में जाएंगे तो उसमें इसकी जो संख्या है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। ये क्या आपके ये आपके जैव निम्नीकरण है, जो कि इनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा वो आसानी से अपघटन हो जाता है, जिसके कारण ये क्या है, प्रत्येक पोषी स्तर में इसकी संख्या बढ़ती नहीं है, ठीक है। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है,
अब 4 ओम, 8 ओम और 12 ओम के 3 प्रतिरोधक एक 12 वोल्टेज की बैटरी के साथ में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो परिपथ में धारा का मान ज्ञात करना है। देखो भी श्रेणी क्रम क्या होता है। श्रेणी क्रम के बारे में आप जानते हैं, श्रेणी क्रम सीरीज, जो कि अपन तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे, देखो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस में R2 प्लस में R3 और इस प्रकार से है वो ये आगे चलता जाएगा। अभी डायरेक्ट जुड़ेंगे। कहने का मतलब है भी श्रेणी क्रम में अपन है वो प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो डायरेक्ट जोड़ते हैं। देखो कितना है, तो यहाँ पे 4 है, प्लस में 8 है और प्लस में 12 है। तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 12, 8, 20 और 4, 24। तो यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध आपके पास में कितना आ गया, 24। मैंने पिछली कक्षा में बताया था भी श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध हमेशा ज्यादा आता है। समांतर क्रम होता है उसमें तुल्य प्रतिरोध है वो सबसे कम जो प्रतिरोध होता है ना, सबसे कम जो प्रतिरोधक होता है उससे भी कम प्रतिरोध आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में अब ओम का नियम लगा दो। V बराबर क्या होता है, IR होता है। बिल्कुल सर जी, आपको क्या ज्ञात करना है, आपको धारा ज्ञात करनी है, यानी I बराबर क्या हो जाएगा, R को दूसरी साइड में फेंक दो तो V अपॉन में R आ जाएगा। अब V कितना आपके पास में 12 वोल्टेज है भी, तो ये लो भी 12 अपॉन में कितना आ जाएगा 24। तो यहाँ पे आपके पास में मान कितना बनेगा, तो 1/2 और 1/2 को मैं लिख सकता हूँ 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर अपने पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, ये 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आई क्या, आगे चलो मैं नेक्स्ट देखो। निम्नलिखित में से किस ऊतक में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं जिसके संकुचन और स्थिलन से संचलन होता है। यह क्वेश्चन मैं बता चुका हूं भी आपको, यह क्वेश्चन पहले नहीं आया था, लेकिन पहले मैंने ऊतक के अंदर, ऊतक के जो क्वेश्चन आए थे ना उसके अंदर मैंने बताया दिया था भी ये इस प्रकार से होता है। हमारे जो शरीर के अंदर हमारे जो शारीरिक गति होती है वो किसके कारण होती है, तो वो एक प्रकार से पेशीय ऊतक के कारण होती है भी। देखो भी यहाँ पे घनाभीय उपकला ऊतक, ये एक प्रकार से एपिथेलियम ऊतक का भाग है। कहाँ पे पाया जाता है, घनाभाकार एपिथेलियम ऊतक। जैसे जो आपका एपिथेलियम, जो आपका एक प्रकार से ये बोल सकते हैं उपकला ऊतक, या फिर इसे इंग्लिश में बोलते हैं एपिथेलियम ऊतक। उपकला ऊतक आपके 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक प्रकार से सल्की ऊतक हो जाएगा भी, सल्की उपकला ऊतक। दूसरा है वो आपका एक प्रकार से घनाभीय उपकला ऊतक। तीसरा स्तंभाकार उपकला ऊतक और चौथा है वो सत्रित सल्की उपकला ऊतक हो जाएगा। तो ये आपका घनाभाकार ऊतक कहाँ पे मिलेगा, तो ये आपका पहला तो हो जाएगा किडनी, किडनी की नलिकाएं, किडनी की नली, ये बोल सकते हैं किडनी की नलिकाओं का अस्तर, किडनी की नलिकाओं का अस्तर किसका बना होता है भी, ये आपका घनाभाकार उपकला ऊतक का बना होता है। देन उसके बाद में दूसरी अपन ये बोल सकते हैं आपका नाक के अंदर तो स्तंभाकार उपकला ऊतक होगा, आंत के अंदर भी होगा, आंत के अंदर है वो आपका स्तंभाकार होगा भी, ये भी याद रख लो। यानी नाक व श्वास नाल बोल सकते हैं उसको, श्वास नाल व आंत, श्वास नाल व आंत में कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो ये स्तंभाकार उपकला ऊतक पाया जाता है भी। ठीक है, देन उसके बाद में तंत्रिका ऊतक है, वो आपकी तंत्रिका ऊतक से कौन कौन मिलकर बने होते हैं, तो मस्तिष्क, अपना मस्तिष्क है, ठीक है, और मेरुरज्जु है। देन उसके बाद में तंत्रिका कोशिका है, ये है वो किससे मिलकर बने होते हैं, तो वो आपके तंत्रिका ऊतक से मिलकर बने होते हैं भी। अब तंत्रिका ऊतक का मुख्य जो कार्य होता है संदेश लेना और देना, संदेश लाना व ले जाना, ये कार्य किसका होता है, तो ये कार्य आपका तंत्रिका ऊतक का होता है। देन उसके बाद में सल्की उपकला ऊतक है। सल्की उपकला ऊतक आपको कहाँ पे मिलेगा, तो हमारे सल्की उपकला ऊतक है वो एक प्रकार से ये बोल सकते हैं भी जो रक्त नलिकाएं होते हैं उसका अस्तर बना होता है भी। कुपिकाओं का अस्तर, कुपिकाओं का अस्तर किसका बना होता है भी, कुपिकाओं का अस्तर है वो आपका ये सल्की उपकला ऊतक का बना होता है। देन रक्त नलिकाओं का अस्तर भी इसी से बना होता है, ये चीज भी आप ध्यान में रखना भी। रक्त नलिकाओं का अस्तर और कुपिकाओं का जो अस्तर बना होता है वो आपका एक प्रकार से सल्की उपकला ऊतक से बना होता है भी। ठीक है, तो इसके अंदर है वो पूछा पेशीय ऊतक,
यानी ये पूछा भी पेशीय उत्तक केंद्र है ना, पेशीय उत्तक केंद्र संकुचनशील, किस इसके में संकुचनशील प्रोटीन होता है भी, संकुचनशील प्रोटीन होता है और उस प्रोटीन के कारण है, ये प्रोटीन का नाम भी पूछा गया है भी, पेशीय उत्तक में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण गति होती है, तो संकुचनशील प्रोटीन होता है भी, यानी एक प्रकार से वो संकुचित होता है और फैलता है जिसके कारण है वो शारीरिक गति होती है भी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पेशीय उत्तक। पेशीय उत्तक में प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण वो संकुचित होता है और फैलता है जिसके कारण है वो क्या होती है, गति होती है। तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, पेशीय उत्तक हो जाएगा भी। तो घनाभाकार उपकला उत्तक है वो आपका किडनी की नलिकाओं का जो अस्तर बना होता है वो इसी से बना होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है भी, तो इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी, अगला है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से निम्नलिखित में से किस अवलोकन ने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश आयतन है वो रिक्त है, खाली है। देखो भी रदरफोर्ड ने क्या है भी, एक श्रवणपत्री प्रयोग किया, यानी सोने की पन्नी के ऊपर अल्फा कणों की बौछार करवा दी। ये एक सोने की पन्नी है, इस सोने की पन्नी के ऊपर है वो अल्फा कणों की बौछार करवाई। तो अधिकांश जो अल्फा कण थे ना वो क्या है, डायरेक्ट निकल गए भी, अधिकांश तो डायरेक्ट है वो इससे गुजर गई। ठीक है, उसके बाद में कुछ एक का यहाँ पे विस्थापन हुआ भी, वो इधर चले गए, ऊपर चले गए, इधर गए, इधर, यानी साइड के अंदर वो एक प्रकार से विस्थापित हो गए, ये यहां से टकरा करके साइड के अंदर विस्थापित हुए। लेकिन कुछ एक ऐसे थे जिसमें से एक कण ऐसा था जो मिड यानी सेंटर बिंदु पे गया और सेंटर बिंदु पे वापस 180 डिग्री पे आ गया भी, वापस क्या है 180 डिग्री पे वापस आया। तो वहां पे रदरफोर्ड ने ये बोला भी यार एकदम सेंटर केंद्र बिंदु पे ये कण गया है और वापस आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा कण द्विधनावेशित हीलियम परमाणु था भी। आपको पता है भी प्लस प्लस के अंदर क्या होता है, प्लस प्लस के अंदर है वो प्रतिकर्षित होता है भी, और प्लस माइनस के अंदर क्या होता है, तो प्लस माइनस में आकर्षण होता है। आकर्षण यानी जो आपके ये आकर्षण होता है, यहाँ पे प्रतिकर्षण, यहाँ पे क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। अगर मैं बात करूं भी इसके अंतर्गत है वो जो आपके अल्फा कण थे वो द्विधनावेशित हीलियम परमाणु, यानी उस पे 2 चार्ज था हीलियम, ये आपका पॉजिटिव चार्ज था, और जब उसने गुजारा वापस आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, सेंटर बिंदु के ऊपर प्लस चार्ज है, सेंटर बिंदु के ऊपर प्लस चार्ज है, ये पता लग गया। अब देखो भी कुछ अल्फा कण 180 से विक्षेपित हुए, तो इससे नाभिक का पता लगा था भी, इससे नाभिक का पता लगा, यानी रदरफोर्ड ने ये बोला भी परमाणु का मिड पॉइंट है ना वो नाभिक है, वो धनावेश है, क्योंकि वहां पे हमने धनावेश कण एकदम मिड पॉइंट पे भेजा था और वो वापस आ गया था। इसका मतलब धनावेश के अंदर क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ और प्रतिकर्षण से वो वापस आ गया भी। तो इससे क्या है, नाभिक का पता लगा। ठीक है, उसके बाद में अल्फा कण परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षित हुए, अल्फा कण परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षित हुए। तो ये बात यहां से अपने को ये निष्कर्ष नहीं निकालती भी आयतन, उसका जो अधिकांश भाग है वो क्या है, आयतन, अधिकांश जो आयतन है वो क्या है, रिक्त है, इससे ये पता नहीं लगता भी। अधिकांश अल्फा कण श्रवण पन्नी से सीधे गुजर गई, अधिकांश अल्फा कण है वो श्रवण पन्नी से क्या है, सीधे गुजर गए। तो इसका मतलब क्या हुआ भी, परमाणु है वो एक खोखला गोला है, परमाणु क्या है, एक खोखले गोले की तरह है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग क्या होता है, खाली है, जिससे अल्फा कण है वो बगैर किसी से टकराए सीधे निकल गए। अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन होते, यानी ये बोलता है भी अल्फा कण परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षित हुए, तो इसका मतलब ये हुआ भी परमाणु है वो भरा हुआ है, परमाणु है वो एक प्रकार से खाली नहीं है, भरा हुआ है। और ये आपका क्या कहता है, ये कहता है भी अधिकांश भाग रिक्त है, इसका मतलब ये हुआ भी वो किसी से नहीं टकराए, वो डायरेक्ट निकल गई। उसके बाद में देखो भी कुछ अल्फा कण छोटे कणों से विक्षेपित हुए, तो इससे हमें रिक्त स्थान का पता नहीं लगता। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। और रदरफोर्ड ने अपना जो प्रयोग किया था श्रवणपत्री प्रयोग, वो 1911 के अंदर किया था भी, 1911 के अंदर किया था। और नाभिक की खोज भी किसने की थी, तो रदरफोर्ड भाई साहब ने की थी भी। चीजें समझ में आ गई, 180 पे नाभिक का पता लगा था और यहाँ पे अधिकांश कण सीधे डायरेक्ट निकल गए, किसी से विक्षेपित नहीं हुए, इससे पता लग गया भी जो आपका गोला है, जो आपका परमाणु है वो एक खोखला गोले की तरह होता है, जिसमें सेंटर बिंदु के ऊपर क्या है, नाभिक है, जहां पे पॉजिटिव चार्ज है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है,
अब इसके अंदर आपको बोला गया भी यदि प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो कुल तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ये आपको बताना है। इससे पिछली कक्षा मैंने आपके लिए लगाई थी, तो उसके अंदर है ना, उसके अंदर ये था भी समांतर क्रम का था, भी उसके अंदर समांतर क्रम का था, अब श्रेणी क्रम के अंदर है। और मैंने आपको ये चीज बता रखी है, आपको निकाल के देखने की जरूरत नहीं है। श्रेणी क्रम के अंदर है ना, तो श्रेणी क्रम में तो प्रतिरोध है ना, कुल प्रतिरोध है वो क्या आएगा, ज्यादा आएगा। अभी ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, अपन तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। और जो आपका समांतर क्रम है, जो आपका समांतर क्रम है उसके अंदर है वो क्या आएगा, उसके अंदर है वो आपका तुल्य प्रतिरोध है वो क्या आएगा, कम आएगा। जैसे मैं दो यहाँ पे 3 प्रतिरोध ले रहा हूं भी, 3 प्रतिरोध ले रहा हूं। जैसे एक तो 2 ओम का है मेरे पास में, एक 4 ओम का है मेरे पास में, और एक मेरे पास में क्या है, 6 ओम का है। ठीक है, अब इसको समांतर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में तो डायरेक्ट जोड़ेंगे भी, आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, R1 प्लस में R2 प्लस में R3, इसी प्रकार से जोड़ेंगे। तो देखो भी 2 प्लस में 4 प्लस में 6, तो यहां से 4 और 2 4 और 2 6 6 12, यानी अपने पास में टोटल जो प्रतिरोध आया वो 12 ओम आ गया। देखो भी आपके पास में जो प्रतिरोध था, जो आपके पास में प्रतिरोधक थे उससे ज्यादा प्रतिरोध आया है भी। सबसे उच्चतम जो प्रतिरोध है ना 6 ओम, उससे भी ज्यादा आया है। इसी को अगर मैं यहाँ पे समांतर क्रम में जोड़ूं तो ये होता है आपके पास में आर इक्विवेलेंट बराबर में क्या हो जाएगा, एक अपॉन में R1 और प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3, डायरेक्ट कर दो तो ये हो जाएगा आपके पास में 1/2 प्लस में 1/4 प्लस में 1/6, एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। तो यहाँ से 6 आ जाएगा, उसके बाद में 4 3 12 3 आ जाएगा, और उसके बाद में 6 2 12। तो अपने पास में ये तो मान है 1/R का। अब 6 3 9, 9 और 2 कितने हो जाएंगे, 9 और 2 11। तो यहाँ पे आपके पास में मान आ गया 11/12। ये मान किसका है, तो ये 1/R का मान है। आपको चाहिए R का मान, R बराबर क्या हो जाएगा, 12/11, 12/11। अब देख लो भी ये जो आपका न्यूनतम जो प्रतिरोध है 2 ओम, उससे भी कम आया है। भाग दोगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा भी, 1 पॉइंट कुछ आएगा। तो यदि प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो कुल या तुल्य प्रतिरोध है वो हमेशा किसी भी एकल प्रतिरोधक से कम है, एकल प्रतिरोधक से कम नहीं आएगा। सभी एकल प्रतिरोधकों का गुणनफल है, गुणनफल नहीं होता भी। व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम है नहीं। उसके बाद में सभी एकल प्रतिरोधकों का योग है भी, सभी एकल प्रतिरोधकों का योग है, ये पूछा है भी। सारे के सारे एकल प्रतिरोधक है ना, उनके सभी का योग है भी डायरेक्ट। तो सभी एकल प्रतिरोधकों का योग होता है क्या आपका, ये डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसको क्या है, व्युत्क्रम में जोड़ते हैं भी, इसको व्युत्क्रम में, यानी सभी एकल प्रतिरोधकों का गुणनफल नहीं, सभी व्युत्क्रम के योग का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम के योग का व्युत्क्रम नहीं होता। समांतर क्रम में तो क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। समांतर क्रम में एकल प्रतिरोधकों के व्युत्क्रम का योग होता है, और इसमें क्या होता है, डायरेक्ट सीधा जोड़ा जाता है, सभी का योग होता है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बताना भी निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कायिक प्रवर्धन का एक लाभ है। कायिक प्रवर्धन का मतलब क्या होता है, कायिक प्रवर्धन का मतलब ये होता है भी अगर कोई पौधा, ये मान लो भी बीज की कंडीशन खो चुका है, यानी उसमें बीज उत्पन्न नहीं हुए हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है भी लैंगिक जनन के अंदर पौधे के कौन से भाग, लैंगिक जनन में, लैंगिक जनन है उसके अंदर है वो पौधे का कौन सा भाग है वो एक प्रकार से कार्य करता है। तो लैंगिक जनन के अंदर ओनली एक तो बीज से लैंगिक जनन कर सकता है पौधा, और एक आपका है पुष्प, एक आपका है पुष्प। ये दो पौधे के ऐसे भाग हैं जो लैंगिक जनन के अंदर है इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं अलैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन के अंदर क्या होता है, अलैंगिक जनन के अंदर है वो एक तो जड़, आपकी जड़ है, एक तना है और एक पत्ती, ये है वो आपके अलैंगिक जनन के अंदर भाग लेती है। यानी यहाँ पे शक्करकंद की जो जड़ है ना वो जनन का कार्य करती है। एग्जाम्पल के रूप में शक्करकंद, शक्करकंद की जड़ है वो क्या करती है, जनन का कार्य करती है भी। एक नया पौधा है वो उत्पन्न कर सकती है शक्करकंद की जड़। तने के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो अदरक है, क्या है, अदरक है, अदरक हो गया। और जैसे गन्ना है, गन्ने का भी तना लगाया जाता है भी, अदरक है, तना है, ये गन्ना हो गया। जैसे आलू, आलू का भी एक प्रकार से अपन तना लगाते हैं। देन उसके बाद में पत्ती की अगर मैं बात करता हूं तो पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टा जिसे अपन क्या बोलते हैं, ब्रायोफिल्म भी बोलते हैं, ब्रायोफिल्म,
ये क्या करता है, तो इनकी पत्तियां हैं वो क्या करती है, जनन का कार्य करती है। इनकी जो पत्तियां हैं वो क्या करती है, जनन का कार्य करती है। ये चीज भी आप ध्यान में रखना भी, क्योंकि पत्थर चट्टे की जो पत्ती है ना उसमें एक उभार उत्पन्न होता है, जैसे मुकुल में एक उभार उत्पन्न होता है ना ये हाइड्रा के अंदर मुकुल प्रक्रिया के द्वारा, तो इसी प्रकार से पत्थर चट्टे की पत्तियों के अंदर भी उभार उत्पन्न होता है। और जब पत्थर चट्टे की पत्तियां वो टूट करके जमीन पे गिर जाती है और उसे एक प्रकार से नमी युक्त वातावरण मिल जाता है, तो वो पत्ती है वो क्या कर लेती है, एक नया पादप है वो बना देती है। अब देखो भी यहाँ पे कायिक प्रवर्धन में क्या होगा, अभी बीज और पुष्प ये लैंगिक जनन होते हैं। बीज और पुष्प से लैंगिक जनन के द्वारा है वो पौधा जब उत्पन्न होता है तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है भी, ठीक है, टाइम ज्यादा लगेगा। टाइम ज्यादा लगेगा तो इसका मतलब है उस पे जो फल बनेंगे वो भी क्या है, देरी से बनेंगे, और जो फूल आएंगे वो भी देरी से आएंगे। अब इसमें क्या होता है भी, जैसे अपन जड़ लगा दी या फिर किसी का तना लगा दिया, जैसे गुलाब है, गुलाब का तना लगाया जाता है, कलम लगाई जाती है, तना लगा देते हैं तो नया पादप उग जाता है। तो उस कंडीशंस के अंदर ये जो आपके सारे के सारे भाग है वो अलैंगिक, और अलैंगिक में किसके भाग है, ये कायिक जनन के भाग है भी। ये किसके हैं, कायिक जनन के भाग है। और कायिक जनन के अंदर है वो अपन क्या है, पादप से लैंगिक जनन की उपेक्षा है वो जल्दी तो उसको क्या है एक प्रकार से ग्रोथ करवा सकते हैं, जल्दी उससे है वो उत्पन्न अपन फल है फूल है वो प्राप्त कर सकते हैं भी। अब देखो भी इससे केले जैसे बीज रहित पौधों का प्रवर्धन संभव हो सकता है क्या, बिल्कुल सही है भी। यानी जो पौधा बीज रहित है, यानी जिसके बीज उत्पन्न नहीं होते, बीज उत्पन्न नहीं होते, बीज नहीं बनते हैं, तो उसको भी अपन क्या है कायिक प्रवर्धन के द्वारा है वो जनन करवा सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद क्योंकि इसमें तो बीज की आवश्यकता होती है नहीं, बीज की आवश्यकता ओनली फॉर लैंगिक जनन में होती है भी। इसके लिए पर परागण की आवश्यकता होती है क्या, तो पर परागण एक क्या है, लैंगिक जनन है भी, एक क्या है, लैंगिक जनन है। तो लैंगिक जनन कायिक जनन के अंदर है वो इन्वॉल्व नहीं होता भी। चीजें समझ में आ गई, तो यहाँ पे ये गलत है। उसके बाद में सभी नए पादप आनुवांशिक रूप से अपने जनक पौधे से भिन्न होते हैं। तो सारे के सारे जो नए पादप है वो अपने आनुवांशिक रूप से भिन्न होते हैं क्या, किसमें, कायिक प्रवर्धन में, नहीं भी समान होते हैं। ये क्या होते हैं भी, समान होते हैं। एक प्रकार से भिन्न जाति अपन प्राप्त नहीं कर सकते, भिन्न जाति ओनली फॉर लैंगिक जनन में होती है भी, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये सारे के सारे जो आनुवांशिक पौधे हमने इससे प्राप्त किए वो सारे के सारे क्लोन होंगे, एक प्रकार से अपने जो माता पिता है ना उसके एकदम समान होंगे भी, ठीक है। उसके बाद में इस प्रकार उगाए गए पौधों में फल लगने में अधिक समय लगता है, अधिक समय नहीं लगता, कम समय लगता है भी। इसमें क्या है, कम समय लगता है। जो लैंगिक जनन के द्वारा जो पादप उगा है ना और जो पादप बना है उससे जल्दी है वो इसमें फल लगेंगे कायिक जनन में। चीजें समझ में आई, कम समय में अपन है वो उसमें फल जो फूल है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी प्रोपेनोन किस समजातीय श्रेणी के किस समजातीय श्रेणी से संबंधित है। देखो भी मैंने आपको बताया था भी एल्डिहाइड के अंदर है वो अनुलग्न क्या होता है, यहाँ पे अनुलग्न है वो एल होता है भी। एल्डिहाइड में अनुलग्न क्या होता है, अनुलग्न यानी पीछे लगने वाला, अनुलग्न है वो एल होता है। एल्कोहल में क्या होता है, ओल, एल्कोहल में क्या होता है भी, ओल होता है अनुलग्न, ठीक है। और उसके बाद में एस्टर में O8 होता है, एस्टर के अंदर क्या होता है, O8 होता है। ये चीज आप ध्यान में रखना। और कीटोन में क्या होता है, ओन होता है भी, कीटोन के अंदर है वो ओन होता है। और इसका एक प्रकार से प्रतीक क्या होता है, तो एल के अंदर है ना, एल में क्या होगा, CHO होगा भी, CHO जुड़ा होगा, ठीक है। प्रकार्यात्मक समूह क्या जुड़ा होगा, CHO जुड़ा होगा। एल्कोहल में OH जुड़ा होता है भी, एल्कोहल के अंदर है वो OH जुड़ा होता है। और एस्टर के अंदर है वो COO जुड़ा होता है। और कीटोन के अंदर है वो आपका क्या जुड़ा होता है, CO जुड़ा होता है भी। चीजें समझ में आ गई क्या, तो यहाँ पे प्रोपेनोन है, प्रोपेनोन को मैं तोड़ूंगा तो ये मेरे पास में क्या बन गया, प्रोप प्लस में ओन, प्रोप प्लस में ओन। और ओन किस में आता है, तो आप बोलोगे सर ओन तो अभी बताया आपने कीटोन में आता है, किस में आता है भी, कीटोन में आता है। तो ये बात किसकी, कीटोन की चल रही है भी। प्रोपेनोन, जैसे मैं यहाँ पे बोलता प्रोपेनोल, नोल ओल आ गया यानी एल्कोहल, एल्कोहल ग्रुप आ जाएगा भी। यानी कहने का मतलब है जैसे देखो मेथ, मेथ है, एथ है, मेथ एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ये क्या है, ये आपके कार्बन की संख्या को दर्शाते हैं। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ये कार्बन की संख्या, एक कार्बन है तो मेथ, दो कार्बन है तो एथ, तीन कार्बन है तो यहाँ पे प्रोप है। इस प्रकार से ये आपके कार्बन की संख्या दर्शाते हैं। लेकिन ये जो पीछे लगने वाले होते हैं ना, ये आपके क्या होते हैं, प्रकार्यात्मक समूह होते हैं भी, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, ये डी ऑप्शन हो जाएगा भी।
आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गोलीय दर्पण के मुख्य एक्स को सही ढंग से परिभाषित करता है। आपको बताना गोलीय दर्पण का मुख्य एक्स को सही से डिफाइन कौन करता है, ये आपको बताना है। देखो भी कोई भी गोलीय दर्पण ले लो आप, जैसे मैं दर्पण ले रहा हूं, यहाँ पे अवतल दर्पण ले रहा हूं, ये अवतल दर्पण है और यहां से ये आपका पास में क्या भी ध्रुव है, ये ध्रुव यानी जो आपका दर्पण होता है इसका सेंटर बिंदु होता है ना, दर्पण का सेंटर बिंदु होता है वो क्या होता है, दर्पण का ध्रुव होता है, भी पोल होता है। और जस्ट है वो आपके पास में ये जो आपका एक प्रकार से दर्पण है, गोले दर्पण है, ये किसी गोले का कटा हुआ भाग है। तो गोले का कटा हुआ भाग है तो ये आपके पास में क्या है भी, ये आपके पास में वो गोला है, वो गोले का सेंटर है जिसे अपन क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं भी, ठीक है। और सेंटर और ध्रुव के बीच की जो दूरी है, सेंटर और ध्रुव के जो आपका सेंटर है वक्रता केंद्र है और ध्रुव का बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाती है, फोकस कहलाती है। वो आपकी क्या कहलाती है, फोकस कहलाती है। तो मुख्य एक्स क्या होगा, तो मुख्य एक्स वक्रता केंद्र और फोकस से गुजरने वाली एक सीधी रेखा होगी भी, वक्रता केंद्र और फोकस से गुजरने वाली एक सीधी दूरी होगी, सीधी रेखा होगी। तो यहाँ पे देख लो फोकस और बिम से होकर गुजरने वाली, बिम क्या होता है, बिम यहाँ पे आपके पास में वस्तु होती है भी, तो वस्तु से थोड़ी ना गुजरेगी, वस्तु तो पता नहीं कहीं पे भी हो सकती है, वस्तु तो यहाँ पे हो सकती है, वस्तु यहाँ पे अनंत पे हो सकती है, वो थोड़ी ना होती है, ठीक है। तो ये नहीं होगा भी। ध्रुव पर स्पर्श रेखा, ध्रुव के ऊपर स्पर्श रेखा नहीं होती भी, ध्रुव के ऊपर स्पर्श रेखा नहीं होती है। वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर, ये देख लो, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली जो स्पर्श रेखा गुजरने वाली जो रेखा है वो उसे क्या बोलते हैं अपन, वक्रता केंद्र कहते हैं। और थोड़ा सा और डिफाइन करें ना तो यहाँ पे फोकस तो है वो आपका कहीं पे भी बन सकता है भी, लेकिन फोकस आपका प्रतिबिंब, आपका फोकस, ये जो फोकस है वो तो यहीं पे रहेगा, लेकिन प्रतिबिंब आपका कहीं पे भी बन सकता है। इसको थोड़ा सा ये भी बोल सकते हैं जैसे इसने बोला है भी, वक्रता केंद्र और ध्रुव ये चेंज नहीं होता भी, वक्रता केंद्र आपका चेंज नहीं होगा, ध्रुव भी आपका चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये है वो आपके यहीं पे रहते हैं। लेकिन आपका जो फोकस बिंदु है ना, फोकस बिंदु वो तो यहीं पे रहेगा, लेकिन प्रतिबिंब है वो चेंज होता रहेगा भी, प्रतिबिंब है वो आपका चेंज होता रहेगा। तो वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा आपकी क्या कहलाती है, आपका मुख्य एक्स कहलाती है। या फिर वक्रता केंद्र और ध्रुव के से गुजरने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाएगी, आपका मुख्य एक्स कहलाएगी। सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे वक्रता ध्रुव से लेकर के और वक्रता केंद्र तक की दूरी है उसे अपन क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, जिसे आर से शो करते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये आपका फोकस है, फोकस और ध्रुव से लेकर के जो दूरी आती है वो फोकस दूरी होती है, जिसे स्मॉल एफ से डिफाइन करते हैं भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें बताना है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें देखो भी पहला कथन ये है भी, परबल अम्लों और परबल क्षारों के पीएच का मान है वो उदासीन होता है। ये बात बिल्कुल सही है। कैसे, देखो आपको मैंने बताया था एक सारणी के अंदर, परबल अम्ल की अभिक्रिया है वो परबल क्षार से करवा दूं, मैं परबल क्षार से करवा दूं तो क्या बनेगा मेरे पास में, यानी ये भी परबल और ये भी परबल है तो दोनों क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल, दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, दोनों समान है भी, ये भी परबल, ये भी मजबूत, ये भी मजबूत। तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो उदासीन, यानी पीएच मान है वो अपन ये बोल सकते हैं 7 आएगा भी, पीएच मान है वो आपका 7 आएगा। अगर ये परबल है, ये आपका परबल अम्ल है और ये आपका क्या है, ये आपका दुर्बल यानी कमजोर क्षार है भी, कमजोर है वो क्षार है, तो अब की बार क्या है, ये अम्ल मजबूत है, ये क्षार कमजोर है, तो अब की बार जो आपका पीएच मान आएगा वो 7 से कम आएगा भी, पीएच मान है वो 7 से कम आएगा, क्योंकि मजबूत कौन है, अम्ल है। अब की बार मैंने क्या ले लिया, अब की बार है वो दुर्बल अम्ल लिया है मैंने, दुर्बल अम्ल प्लस में मेरे पास में क्या है, प्रबल क्षार है भी, प्रबल क्षार है, तो यहाँ पे आपके पास में प्रोडक्ट क्या बनेगा, दुर्बल है ये मजबूत है, तो आपके पास में मजबूत क्षार मजबूत है, तो आपका पीएच का मान है वो 7 हो जाएगा, 7 से ज्यादा होगा भी, 7 से ज्यादा होगा। अगर दुर्बल अम्ल ले लिया और दुर्बल ही हमने क्या ले लिया, क्षार ले लिया, दुर्बल ही हमने क्षार ले लिया, तो नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ये चीज आप ध्यान में रखना भी, एक मजबूत आदमी एक कमजोर आदमी को लड़ाएंगे तो मजबूत आदमी जीतेगा, वही प्रोसेस यहाँ पे है। दोनों मजबूत आदमियों को लड़ा देंगे तो कोई भी नहीं जीतेगा, ये प्रोसेस यहाँ पे है। दोनों मजबूत है, कोई भी प्रोसेस नहीं है, मान है वो आपका टाई होगा, यानी 7 पे उदासीन होता है, न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो भी कथन ए और बी, यानी सोडियम क्लोराइड कैसे उत्पन्न होता है देख लो। तो आपके पास में HCl अम्ल है, अम्ल की अभिक्रिया है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में मैं करवा दूं तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा।
और NaCl बन जाएगा और प्लस में आपके पास में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा H2O जल बन जाएगा। तो ये अभिक्रिया कौन सी है, तो ये अभिक्रिया प्रबल अम्ल है। HCl क्या होता है, प्रबल अम्ल, और यहाँ पे NaOH क्या होता है, प्रबल क्षार होता है भी। तो दोनों की जब अभिक्रिया करवाई प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की, तो मान क्या आएगा 7, यानी NaCl का जो मान है वो आपका क्या है 7 है, ये उदासीन है, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है भी। इससे ही अपन क्या बोलते हैं, याद रखना, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, उदासीनीकरण अभिक्रिया में प्रोडक्ट क्या बनता है, तो आपका एक तो लवण बनता है, एक जल बनता है भी, ठीक है। और उस लवण का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है 7 होता है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों सही है भी, दोनों के दोनों सही है। सोडियम क्लोराइड एक क्या है, उदासीन लवण होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाए, बी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने भी, एक ध्वनि तरंग की आवर्ती 250 हर्ट्ज है, इसका आवर्तकाल कितना है। कल वाले पेपर के अंदर, सेकंड पारी के अंदर जो आपका पेपर हुआ था, उससे एक भी यूनिट भी चेंज नहीं की है, और यहां पे उसने क्या है, ये यूनिट भी चेंज नहीं की है, हूबहू वही का वही क्वेश्चन आ गया। देख लो, अब आपको पता है भी, मैंने बताया था आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है, आवर्तकाल बराबर होता है 1/आवर्ती, 1/आवर्ती यही होता है। अब आपको क्या है, आवर्तकाल ज्ञात करना है, यानी टी का मान ज्ञात करना है। टी बराबर क्या हो जाएगा, 1/आवर्ती कितनी आपके पास में 250 हर्ट्ज दे रखी है, भाग लगा दो इसका। तो भाग लगाओगे तो क्या आएगा, पॉइंट आएगा, पहले सबसे पहले पॉइंट लगेगा, और उसके बाद में टूटे भाग के 0, फिर टूटे भाग का 0, और उसके बाद में 25 चौका 100, तो आपके पास में क्या आ जाएगा 0.004 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। चीजें समझ में आ गई क्या। आगे देखो भाई, नेक्स्ट आपके सामने है, प्रिज्म से आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहा जाता है, ये अपन समझेंगे। पहले अपन बात करते हैं क्रांतिक कोण क्या है। क्रांतिक कोण क्या होता है, जैसे देखो आप यहाँ पे, ये क्या आपके पास में स्लाइड है, ये आपके पास में क्या है, एक प्रकार से ये आपका मीडियम का मान है, जैसे ये है आपका संगन माध्यम, ये क्या है आपका संगन माध्यम है, और ये क्या आपका विरल माध्यम है। चीजें समझ में आ गई। और ये हमने क्या डाल दिया, नॉर्मल डाल दिया अभी। अब इसकी डेफिनेशन समझना आप, कि आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का वह मान जिस पे अपवर्तन कोण का मान है वो 90 डिग्री हो जाए। आपतन कोण का वह मान, यानी ये आपतन कोण है, ये किरण आपकी आ रही है, आपतन कोण है, आपतन कोण का वह मान क्रांतिक कोण कहलाता है। आपतन कोण का वह मान क्रांतिक कोण कहलाता है जिस पे आपका अपवर्तन कोण का जो मान है वो क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। अपवर्तन कोण का जो मान है वो क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, वो क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। ये कब होगा, ये संगन से विरल में जाएंगे तब होगा, संगन से विरल में जाएंगे तब ये प्रोसेस होगी भी। आपतन कोण का वह मान जिस पे अपवर्तन कोण का जो मान है वो क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। और जब क्रांतिक कोण को बढ़ाया जाता है, क्रांतिक कोण को जब बढ़ाया जाता है, यानी इतना बढ़ाएं कि जो आपका अपवर्तन, जो आपकी अपवर्तन किरण है वो क्या है, दूसरे माध्यम में न जाकर के वापस उसी माध्यम में आ जाए, तब क्या आता है आपका, तब आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। यानी अपन ये बोल सकते हैं भी, क्रांतिक कोण को अपन, ये कोण क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका क्रांतिक कोण है, ये याद रखना, ये क्या है, क्रांतिक कोण है जिसपे अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री है। और क्रांतिक कोण को जब और बढ़ाएं कि आपकी जो अपवर्तित किरण है वो वापस दूसरे माध्यम में न जाकर के वापस उसी माध्यम में आ जाए, तो उससे अपन क्या बोलते हैं, उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, उस कंडीशन के अंदर आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और याद रखना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन संगन से विरल माध्यम में ही होगा। तो ये कोण जो आपका आपतन कोण है ना, ये आपका क्रांतिक कोण होता है भी। चीजें समझ में आ जाए कि वहां पे अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होना चाहिए। अब देखो भी, नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे आपतन कोण की। आपतन कोण क्या होता है, तो आपतन कोण जो आपका आने वाली जो किरण है, इस प्रकार से ये माध्यम है, जो यहाँ पे किरण आई और ये इस प्रकार से विचलित हो गई, तो इसके अंदर है वो जो आने वाली जो किरण है, एक प्रिज्म पे ही बना देते हैं, सब कुछ पता लग जाएगा। ये आपका क्या है, एक प्रकार से प्रिज्म ले लेते हैं अपन, यहाँ पे अपने पास में सारी सुख सुविधाएं हैं, तो अपन क्यों फिर पीछे खिसके भी। ये है आपके पास में, कहाँ पे गया भैया, अब देखो भाई, यहां पे अपन बना लेते हैं, यहां पे
ये है अपना प्रिज्म, ठीक है, ये अपना प्रिज्म है। इस प्रिज्म से है वो हमने क्या किया है, इस प्रिज्म से किरण लेके आए हैं, ये लो भी, ये आपकी किरण है, और यहां से ये किरण कौन सी है भी, ये किरण आपकी इस प्रकार से अपवर्तित है। ये आपकी कौन सी है, ये आपकी निर्गत किरण है। देखो भी, ये किरण आई, हमने क्या किया, यहाँ पे नॉर्मल डाला, यहाँ पे हमने नॉर्मल डाला, यहाँ पे हमने नॉर्मल डाला। ये क्या है, तो ये जो आपतन कोण, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला जो कोण है ना, वो आपका आपतन कोण होगा। और यहाँ पे अपन देखें अपवर्तित किरण और आपतन, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो बनने वाला एंगल है वो क्या होगा, आपका अपवर्तन कोण होगा। और निर्गत किरण और अभिलंब के बीच में जो बनने वाला एंगल है वो आपका क्या होगा, वो आपका एक प्रकार से ये बोल सकते हैं, ये आपका निर्गत कोण हो जाएगा भी। और जब निर्गत जो किरण है, बाहर निकलने वाली जो किरण है, उसको पीछे की ओर मैं बढ़ाऊं, इस प्रकार से पीछे की ओर बढ़ाऊं, और जो आपकी आपतित किरण है उसको मैं आगे की ओर बढ़ाऊं, तो इस प्रकार से बढ़ेगा भी, ये आपतित किरण है वो इस प्रकार से बढ़ेगी। और इन दोनों के बीच में जो बनने वाला एंगल है, इन दोनों के बीच में जो बनने वाला एंगल है वो क्या होगा, तो ये मेरे पास में विचलन कोण हो जाएगा भाई। ये क्या है, विचलन कोण हो जाएगा। और ये क्या है, तो ये आपका क्या है, प्रिज्म कोण, यानी प्रिज्म की दो सरफेस के बीच में बनने वाला जो एंगल है वो क्या होता है, तो वो आपका प्रिज्म, ये आपका प्रिज्म कोण हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान में रखना, चीजें समझ में आ गई। तो यहाँ पे विचलन कोण किस किस के बीच में बनता है, तो निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच में आपका विचलन कोण बनता है भी। तो यहाँ पे यही पूछा, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में कौन सा कोण बनेगा, तो आपका विचलन कोण बनेगा। बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रिज्म कोण आपका ये होता है, या फिर ये बना लो या फिर ये बना लो, कोई दिक्कत ही नहीं। आगे चलो, मैं नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये आपका एनसीईआरटी साइंस का एनसीईआरटी कोर्स है भी, जिसके अंतर्गत है वो आपको 9th और 10th की जो साइंस की एनसीईआरटी है उसका लाइन टू लाइन आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दिया जा रहा है, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में आपको ये चीजें समझाई जा रही है। तो सोने पे सुहागा अभी प्रिज्म, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में कौन बताता है। तो आपको पता है भी, रेलवे के अंदर जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, या फिर ये बोल सकते हैं अपन आपका जो एएलपी है, या फिर टेक्नीशियन ग्रेड 3 है, उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से उठाए जा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है भी। तो क्यों ना हम भी बढ़िया तरीके से साइंस की एनसीईआरटी को तैयार करें। उन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपका ये साइंस का एनसीईआरटी कोर्स बनाया गया है। इसके ऊपर 2-3 क्लासें हैं वो मैंने डेमो के रूप में रखी है। अगर आप वो क्लासें देखोगे तो इस कोर्स के बारे में बेहतर जान पाओगे। अगर कोई दोस्त जुड़ना चाहता है साइंस के एनसीईआरटी कोर्स से, तो आज ही हमारी एप्लीकेशन टारगेट हब डाउनलोड कीजिएगा, और इसके ऊपर है वो आपको साइंस का एनसीईआरटी कोर्स मिल जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं भी हमें एक ही प्लेटफॉर्म पर सब कुछ मिल जाए, भी टेस्ट सीरीज भी मिल जाए, नोट्स की पीडीएफ भी मिल जाए, ठीक है, और जो आपका क्लासों की जो पीडीएफ है वो भी मिल जाए, तो उनके लिए हमारे पास में एक कॉम्बो कोर्स है, जिसके माध्यम से ये है अपना एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन। अगर कोई बंदा एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेता है तो उस कंडीशन में सारे के सारे कोर्स है वो आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे। जो साइंस का एनसीईआरटी कोर्स है वो भी आपको इसी के साथ में मिल जाएगा। जितनी भी टेस्ट सीरीज है, चाहे वो एएलपी की हो, टेक्नीशियन की हो, ग्रुप डी की हो, एनटीपीसी की हो, सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो रहेगी। और सारे के सारे जितने भी नोट्स हैं, चाहे वो साइंस के हो, संविधान के हो, सारे के सारे हैं वो आपके लिए अनलॉक रहेंगे। और जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर की पीडीएफ है वो भी आपके लिए अनलॉक रहेगी। और जितने भी यूट्यूब पे जो क्लासें लग रही है आपकी वो भी अनलॉक रहेगी। देन उसके बाद में जितने भी पेपर सोल्यूशन की पीडीएफ है वो भी आपके लिए अनलॉक रहेगी। इसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो 12 महीने की रहेगी। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो इस ऑफर का लाभ उठा सकता है। बाकी आप पे कोई प्रेशर नहीं है, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिएगा। चलिएगा क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ भी। ये है अपना क्वेश्चन, यहाँ पे आ जाते हैं भी। ये लो भी, अब इसके अंदर है ना एनसीईआरटी के ये क्वेश्चन के अंदर एक डायग्राम है, वो थोड़ा सा डायग्राम में बना देता हूं। देखो भी, एक चिकनी गेंद दोनों ओर अनंत आदर्श घर्षण रहित, यानी दोनों में क्या है, घर्षण रहित तल है, घर्षण नहीं है भी। कोई भी वस्तु रुकती है वो किसके कारण रुकती है, घर्षण के कारण रुकती है। अब क्या है, घर्षण हटा दिया है पर विरामावस्था में है, ठीक है। और गेंद को बाईं ओर छोड़ा जाता है, और कंडीशन फर्स्ट क्या बोलती है, में दाएं तल का आंतरिक कोण छोटा है। आंतरिक कोण छोटा है तो ये एक प्रकार से इस प्रकार से है भी, ये आपके पास में ये आ गया। देन उसके बाद में पहली कंडीशन के अंदर है वो इस प्रकार से हो जाएगा भी, और दूसरी कंडीशन में आपका ये है, ये पहली कंडीशन है, और ये क्या आपकी सेकंड कंडीशन है,
ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है भी फर्स्ट में दाएं तल का आंतरिक कोण है वो छोटा है, ये कोण है वो छोटा है। और सेकंड स्थिति क्या बोलती है, समतल में आंतरिक कोण शून्य है, यानी यहाँ पे कोई कोण नहीं है, ये शून्य है, एकदम समतल है। तो आपको बताना है स्थिति की तुलना में क्या सही है क्या गलत है। देखो भाई यहाँ पे क्या है, एक अपने पास में गेंद है, एक अपने पास में गेंद है, यानी इसका मतलब ये है भी ये जो आंतरिक कोण कम है, इसका मतलब क्या है, इसका एक प्रकार से झुकाव है ना वो इससे कम है। ये जो झुकाव है ना ये एक प्रकार से इस प्रकार से है, तो ये झुकाव कम है भी इस प्रकार से, ये थोड़ा सा समतल रूप में है भी, ठीक है, इस प्रकार से है। जब क्या है भी यहाँ पे कंडीशन एक फॉलो होती है, कंडीशन फॉलो कौन सी होती है भी, जब अपन क्या करते हैं भी यहाँ पे दोनों का झुकाव समान है भी, ये जितना झुका हुआ है उतना ही झुका हुआ ये है, तो जितनी ऊंचाई से अपन बॉल को गिराएंगे, जितनी ऊंचाई से बॉल को गिराएंगे, अगर घर्षण रहित है तो वो उतनी ही ऊंचाई के ऊपर चला जाएगा भी, उतनी ही ऊंचाई के ऊपर चला जाएगा। अब इसकी जो ऊंचाई है ना वो कम है एक प्रकार से, इसकी ऊंचाई कम है, यानी उसको एक प्रकार से यहाँ पे जो एंगल है ना वो कम है। इसने यही बोला भी दाएं तल ये आपका बायां तल है, ये आपका दायां तल है, दाएं तल का आंतरिक कोण छोटा है, आंतरिक कोण छोटा है, इसका मतलब ये है भी उसकी ऊंचाई है वो एक प्रकार से कम है। तो जब अपन इसको ज्यादा ऊंचाई से गिराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो उसका एक प्रकार से वेग होगा, देखना कंडीशन एक में कम दूरी और समान दूरी, सेकंड में समान दूरी पे नहीं भी, यानी कंडीशन फर्स्ट है ना वो एक, ये मान लो थोड़ा सा इस प्रकार से है, तो मेरे को ये बताओ भी ये तो ऊंचाई ज्यादा है और ये ऊंचाई कम है, तो अधिक ऊंचाई से गिराऊंगा, घर्षण रहित है तो ये ज्यादा दूरी कवर करेगी। तो यहाँ पे देखो भी कंडीशन फर्स्ट में अधिक दूरी तय करेगी और कंडीशन सेकंड में सदैव ये क्या रहेगी, गतिमान रहेगी। तो आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो आपका ऊंचाई है ना वो ऊंचाई कम है, जिसके कारण हम अधिक ऊंचाई से बॉल को गिराएंगे, घर्षण रहित है तो वो क्या है अधिक दूरी तय करेगी भी, इससे ज्यादा दूरी तय करेगी। अगर ये मान लो भी दोनों है वो समान ही है, इस प्रकार से दोनों समान ही है, मैंने यहां से बॉल को गिराया तो ये समान दूरी पे जाएगी भी, इसके क्या है समान ऊंचाई के ऊपर है, समान ऊंचाई कवर करेगी भी, चीजें समझ में आ गई, समान ऊंचाई कवर करेगी। यहां पे दूसरी कंडीशन क्या बोलती है, दूसरी कंडीशन है समतल तल है, घर्षण रहित है, तो वस्तु है वो किसके कारण रुकती है, तो वो घर्षण के कारण रुकती भी, घर्षण है ही नहीं, वस्तु को एक बार वेग दे दिया तो वो वस्तु है वो समतल भूमि पे चलती रहेगी भी, समतल भूमि पे क्या है चलती रहेगी, तो यहाँ पे वो गतिमान रहेगी भी, यहाँ पे गतिमान रहेगी और यहाँ पे अधिक ऊंचाई कवर करेगी भी, एक प्रकार से अधिक, ये बोल सकते हैं भी अधिक दूरी तय करेगी भी, अधिक दूरी तय करेगी, ये चीज आप ध्यान में रखना भी। और समान ऊंचाई से है तो वो आपका एक प्रकार से क्या है, समान एंगल है दोनों का, तो वो एक प्रकार से क्या है समान ऊंचाई ही कवर करेगी, जितनी आप ऊंचाई से वस्तु गिरा रहे हैं उतनी ही ऊंचाई पे दूसरे तल के ऊपर है वो आएगी भी, ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है Na2SO4 का परिकलित सूत्र एकांक द्रव्यमान कितना होगा ये आपको बताना है। यहाँ पे देखना सोडियम सल्फेट है, इसका क्या करना है आपको द्रव्यमान निकालना है भी। देखो भी सोडियम का द्रव्यमान कितना होता है, तो आप बोलोगे सर सोडियम का द्रव्यमान है वो 23 होता है, सोडियम का द्रव्यमान 1 से 30 तक याद करने को बोला था मैंने, देखो भी 23 होता है, तो ये लो भी 23, लेकिन भैया यहाँ पे सोडियम है कितने 2 है, तो 1 का 23 होता है तो 2 × 23, चीजें समझ में आ गई। प्लस में सल्फर का कितना होता है भी, सल्फर का आपको मान निकालना पड़ेगा, सल्फर का होता है 32, सल्फर का कितना होता है भी 32 होता है, लेकिन सल्फर एक ही है, यहाँ पे सल्फर आपका कितना है एक ही है। प्लस में आपके पास में कितना है, प्लस में आपके पास में ऑक्सीजन का कितना होता है, तो ऑक्सीजन का 16 होता है, और लेकिन ऑक्सीजन है कितने यहाँ पे 4 है, तो ये हो जाएगा 16 × 4, 16 × 4, ये लो भी। अब अपने पास में क्या आ गया 23 × 2 = 46 प्लस में 32, प्लस में आपके पास में 16 चौके 64, जोड़ दो इसको, 10 और 2 12 और 10 और 3 13 और 1 14, 142 आ जाएगा भी। इसका जो यहाँ पे द्रव्यमान आएगा वो कितना आएगा 142, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, एक नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको द्रव्यमान यहाँ पे निकालना पड़ेगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें बताओ भी रसायन विज्ञान में आयन क्या है। एक दिन मैंने बताया था आयन के बारे में, यानी आयन वह होता है जिसके ऊपर कोई आवेश चार्ज हो, यानी आयन वह है वह परमाणु, या फिर आयन वह होता है जिसमें ये बोल सकते हैं जिसमें क्या हो, जिसके अंदर है वो आवेश हो, जिसके अंदर आवेश हो वो क्या कहलाता है आपका, तो वो आपका एक प्रकार से आयन कहलाता है। अब देखो भी कोई भी परमाणु है, परमाणु उसमें
आवेश, उसमें आवेश कैसे आ सकता है, यानी चार्ज कैसे आ सकता है, ये आपको बताना है। अगर चार्ज कैसे आएगा, देखो भी, या तो इलेक्ट्रॉन का क्या कर दे, त्याग कर दे, या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तो, या फिर इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, ग्रहण कर ले, या फिर इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, या फिर इलेक्ट्रॉन है वो ग्रहण कर ले। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो उस पर क्या आएगा, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा भी, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो उस पर कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर दोनों उदासीन है तो वो आपका फिर आयन नहीं है, वो आपका क्या है, आयन नहीं है। आयन कब बनता है, आयन कब बनता है, एक प्रकार से ये बोल सकते हैं भी आयन है वो आपका यहाँ पे ये हो सकता है भी, जैसे अपने पास में कोई तत्व है, कोई भी तत्व है, वो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए वो क्या करेगा, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या करता है भी, प्राप्त करने के लिए, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए है वो क्या करता है, क्रिया करता है भी, ठीक है, क्रिया करेगा। और क्रिया करेगा तो उसे इलेक्ट्रॉन या तो डोनेट करने पड़ेंगे या फिर ग्रहण करने पड़ेंगे भी। सोडियम है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल समझो आप सोडियम का, सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, 2 3 8 और 1। अब क्या करेगा, स्थायित्व प्राप्त करना है, एक इलेक्ट्रॉन या तो त्यागना पड़ेगा या फिर 7 ग्रहण करने पड़ेंगे। अब यही प्रोसेस यहाँ पे है। अब ये सोडियम आयन कब बनेगा, ये बताओ मेरे को, ये सोडियम आयन कब बनेगा भी, सोडियम आयन कब बनता है, जब उसके ऊपर क्या आ जाता है, Na+1 आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, उसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तब ये सोडियम आयन बना है। तो यहाँ पे रसायन विज्ञान में आयन क्या होता है, केवल न्यूट्रॉन वाला एक परमाणु नहीं, केवल न्यूट्रॉन वाला एक परमाणु नहीं, यह एक आवेशित परमाणु या अणु, यानी एक आवेशित परमाणु बोल दो या फिर अणु, जिसके ऊपर आवेश चार्ज हो, या तो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो। उदासीन होगा वो आपका एक प्रकार से आयन नहीं है भी। चीजें समझ में आ गई, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का एक उदाहरण है, आपको बताना है। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का एक उदाहरण कौन सा, ये बताना आपको। तो देखो भी, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का एक उदाहरण नहीं है वो बताना भी, ठीक है, नहीं है वो आपको बताना है। तो जैव निम्नीकरणीय कौन से होते हैं और अजैव निम्नीकरणीय कौन से होते हैं। तो जैव निम्नीकरणीय जिसका सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से अपघटन हो जाए, वो क्या कहलाते हैं आपके, वो आपके जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। और पर्यावरण को क्या ना करे भी, पर्यावरण को एक प्रकार से ये बोल सकते हैं, पर्यावरण को प्रभावित न करे, ठीक है। और अजैव निम्नीकरणीय क्या होता है, अजैव निम्नीकरणीय क्या होता है भी, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, जो सूक्ष्म जीवों द्वारा तो अपघटन नहीं हो, सूक्ष्म जीवों द्वारा उसका अपघटन नहीं होता भी, अपघटन नहीं होता है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है भी, पर्यावरण को ये क्या करते हैं, पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं, लंबे समय तक बने रहते हैं। और क्या है, ये पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं या फिर दूषित करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास में देखो भी, प्लास्टिक की थैलियाँ, ये लो, प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, वो क्या है, अजैव निम्नीकरणीय भी। ये क्या है आपकी, अजैव निम्नीकरणीय हो जाएगी, ये चीज आप ध्यान में रखना। खराब हुआ भोजन, अपशिष्ट कागज और सब्जियों के छिलके, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे आपके जैव निम्नीकरणीय, यानी इसका एक प्रकार से ये बोल सकते हैं भी, ये आपका एक प्रकार से इससे है वो अपन क्या बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं भी, इससे है वो अपन क्या बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखना भी, ये इसका अगर अपघटन होगा ना तो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा भी। आगे चलो, मैं नेक्स्ट देखिएगा, ये आपके सामने है। अभी इसमें आपको बताना भी, बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बल के संबंध में आपको बताना भी, देखो भी, बल एक सदिश राशि है, बिल्कुल सही है, जिसे न्यूटन में मापा जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि बल का जो असाई मात्रक है ना, असाई मात्रक होता है, वो क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का असाई मात्रक न्यूटन होता है। और मैंने एक दिन आपको सदिश राशियों की ये ट्रिक बताई थी और शॉर्ट के अंदर भी डाला था भी, ठीक है, अगर आप देखते हो तो। सदिश राशि क्या होती है, सदिश राशियों की ट्रिक है, बलवान आज
आज बलवान बिरजू, आज बलवान बिरजू की बेगम तंबू संग खेत में भागी। ये लो भी। अब देखो भी, आज से आपका आवेग बनेगा भी, आवेग, आज से आवेग बन जाएगा। बलवान से आप बल बना दो भी, ये लो, बलवान से बल बना दो, बिरजू से विस्थापन बना दो भी, और क्या करोगे, विस्थापन, और बेगम से वेग बना दो भी, और तंबू से त्वरण बना दो भी, और क्या बनता है भी तंबू से, वैसे यहाँ पे तो त्वरण ही बन रहा है। संग से क्या बनाओगे, संवेग, और खेत का आप क्या निकाल दो, खेत का आप एरिया निकाल लेना, क्षेत्रफल निकाल लेना भी, भाग्य से आप भार बना दो भी। तो ये सारी की सारी जो राशियां है ना वो आपकी, ये क्या है, ये आपकी सदिश राशियां हैं। और सदिश राशियों के अंदर है वो क्या होता है, सदिश राशियों के अंदर है वो परिमाण और दिशा दोनों होती है भी। इसमें क्या होता है, परिमाण प्लस में दिशा, परिमाण प्लस में दिशा दोनों होती है सदिश राशियों के अंदर। तो इसमें आपका 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना भी, चिप्स निर्माता पैकिंग से पहले चिप्स के बैग को नाइट्रोजन से क्यों भरते हैं, नाइट्रोजन से क्यों भरते हैं। तो यहां पे देखना भी, चिप्स का ऑक्सीकरण हो जाता है भी, जो तेल युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं ना, तेल युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं, वो लंबे समय तक नहीं रह सकते भी, और उसको लंबे समय तक रखने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको ऑक्सीजन रहित करना पड़ता है। ऑक्सीजन युक्त होते हैं, उसको ऑक्सीजन उससे निकाल दी जाती है, क्योंकि जब तेल युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं ना, वो अगर ऑक्सीजन से मिल जाएंगे, अगर उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएंगे, जल्दी ही उसमें गंध आने लग जाएगी भी, दुर्गंध आने लग जाएगी, ये बोल सकते हैं अपन, ठीक है। तो इसीलिए क्या है भी, उसमें से ऑक्सीजन तो बाहर निकाल देते हैं, और कोई जो अक्रिय गैस है, जैसे नाइट्रोजन अक्रिय गैस है, उसको क्या है, उसके अंदर भर दिया जाता है, तो वो लंबे समय तक है वो बने रहते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन संवर्धीकरण के रूप में कार्य करता नहीं, स्वाद का उपयोग यहाँ पे इससे नहीं है। नाइट्रोजन तेल के अपचय को रोकता है, अपचय को नहीं रोकता, ये क्या करता है, उपचयन को रोकता है भी, अपचय को नहीं रोकता भी, ये अपचयन को नहीं रोकता। अपचयन क्या होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो हट रही है भी, अपचयन के अंदर तो ऑक्सीजन तो हट रही है, उपचयन को रोकता है भी। ये उपचयन के अंदर क्या होता है, उपचयन को रोकता है। उपचयन का मतलब क्या होता है, उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन जुड़ना, ऑक्सीजन जुड़ना। तो उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ती है, और अपचयन में तो ऑक्सीजन हट रही है भी, ठीक है। तो ये अपचयन को नहीं, उपचयन को रोकता है। आगे देखो भी, नाइट्रोजन परिरक्षक के रूप में कार्य करता है, तो ये बात नहीं है भी, परिरक्षक के रूप में कार्य नहीं करता है। नाइट्रोजन विकृत गंधीयता को रोकता है भी, यानी विकृत गंधीयता का मतलब हो गया भी एक प्रकार से ऑक्सीकरण को रोकता है भी। नाइट्रोजन क्या करता है, उस तेल युक्त खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होने से रोकता है, एक प्रकार से ये बोल सकते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में किसी संतति को प्रत्येक के कितने गर्भवर्तन आनुवांशिक रूप से मिलते हैं भी। देखो भी, लैंगिक प्रजनन कर रहा है कोई जीव है, वो लैंगिक प्रजनन करेगा, ये लो भी, लैंगिक प्रजनन के दौरान है वो क्या होता है, लैंगिक प्रजनन के दौरान है वो अर्धसूत्री विभाजन होता है भी। क्या होता है भी, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये चीज आप ध्यान में रख लेना भी। लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या आदि होती है। गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, गुणसूत्रों की संख्या है वो आदि होती है। अब देखो भी, यहाँ पे ये पिताजी हैं और ये क्या है, माताजी है, ठीक है। अब क्या है, पिताजी से क्या है, जब लैंगिक जो आपका लैंगिक प्रजनन होगा उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन के अंदर है वो शुक्राणु है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर 23 गुणसूत्र है भी, ठीक है। और इधर है वो अंडाणु है, और इसके अंदर क्या है, 23 गुणसूत्र है। क्योंकि टोटल तो 46 होते हैं, 46 होते हैं, 46 यहाँ पे है, लेकिन यहाँ से 23 आएंगे और इधर से भी 23 आएंगे, दोनों
मिलकर के कितने बना लेंगे, संतति के अंदर 46 बन जाएंगे, 46 है वो बन जाएंगे। तो आधे गुणसूत्र यहाँ से है, आधे गुणसूत्र आपके यहाँ से मिलते हैं और दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं, 46 से बन जाते हैं। देखो भाई कुल मिलाकर एक गर्भवर्तन होता है तो एक नहीं होता भी, ठीक है, कुल मिलाकर एक नहीं होता, एक पिता से होता है और एक माता से आता है। तो यहाँ पे प्रत्येक माता पिता से एक गर्भवर्तन आता है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, बी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। माता से 2 गर्भवर्तन नहीं, केवल पिता से एक नहीं, ये आपका एक तो माता से और एक पिता से, यानी गर्भवर्तन का मतलब होता है भी आधा जोड़ा है वो माता से आता है, आधा जोड़ा है वो आपका पिता से आता है, और दोनों मिलकर के एक प्रकार से ये बोल सकते हैं 46 यानी 23 जोड़े बन जाते हैं भी, यानी आधे जोड़े 23, 46 46 है, लेकिन 46 का आधा आता है 23 और यहां से आधा आता है 23। चीजें समझ में आ गई। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और रही बात वीडियो को लाइक करने की, तो जिसने भी लाइक नहीं किया ना तो लाइक कीजिएगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने स्टडी ग्रुप के अंदर, ताकि अन्य दोस्तों को भी पता लगे भी रीजनिंग का किस प्रकार से पोस्टमार्टम किया जाता है। चीज़ें समझ में आ गई। बढ़िया तरीके से क्लासों को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई। अब देखो भी यहाँ पे आर्किमिडीज के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। देखो भी यहाँ पे है भी, जब कोई पिंड किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उस पर ऊपर की ओर बल लगता है, बिल्कुल सही, उसे अपन क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल बोलते हैं भी। उसके द्वारा विस्थापित तरल के भार से बहुत कम होता है भी, ये बात बिल्कुल गलत है। जैसे देखो कोई पिंड है, ये पिंड है, हमने इस बाल्टी के अंदर इसको डुबोया है, ठीक है, इस पिंड को हमने क्या है, इस बाल्टी के अंदर डुबोया है। अब ये आर्किमिडीज का सिद्धांत ये बोलेगा भी, जब हम किसी पिंड को किसी पानी के अंदर डुबोते हैं तो उस पिंड द्वारा जितना यहाँ पे भार, जितना यहाँ पे तरल विस्थापित किया जाता है उसके बराबर है ना उत्प्लावन बल लगेगा। अगर ये पिंड अपने भार से कम पानी विस्थापित करता है तो क्या होगा, ये पिंड डूब जाएगा। वो पिंड के ऊपर निर्भर करता है भी, पिंड है वो अपने भार से ज्यादा पानी विस्थापित कर रहा है या फिर कम पानी विस्थापित कर रहा है या फिर बराबर पानी विस्थापित कर रहा है। ये चीजें है वो पिंड के ऊपर डिपेंड करती है, बल के ऊपर नहीं है। बल को क्या करना है, बल को तो ये करना है भी जितना उसने विस्थापित किया है तरल उसके बराबर बल लगाना है। बात ये है, उत्प्लावन बल है ना वो विस्थापित तरल के बराबर लगेगा भी, विस्थापित तरल के बराबर लगता है। ये चीज आप याद रख लेना भी, विस्थापित तरल के बराबर उत्प्लावन बल कार्य करता है। ये चीज है वो आप ध्यान में रख लेना। अब कितना विस्थापित किया है, ये चीज 3 कंडीशन बनती है। पहली है भी, अगर ये मान लो भी पिंड के भार यानी पिंड का जो भार है उससे कम अगर तरल विस्थापित किया है तो पिंड आपका पानी में डूब जाएगा, ठीक है, क्योंकि पिंड से कम तरल यहाँ पे विस्थापित करेगा तो उत्प्लावन बल तो उसके बराबर ही लगेगा, और उत्प्लावन बल है वो उसको क्या है ऊपर की ओर धकेल नहीं पाएगा भी। दूसरा है, अगर पिंड ने क्या किया है भी, यहाँ पे बराबर अगर अपने भार के बराबर तरल को विस्थापित किया है तो जो पिंड है ना वो डूबा हुआ तैरता रहेगा भी। पिंड है वो एक प्रकार से डूबा रहेगा, और ऐसा नहीं है भी पूरा डूब जाएगा, नहीं, पूर्ण रूप से डूबा रहेगा और जो तरल है उसके अंदर है वो एक प्रकार से तैरता रहेगा भी। उसके बाद में अगर पिंड ने क्या किया भी, अपने भार से ज्यादा तरल को विस्थापित कर दिया तो बल ज्यादा लगेगा, और बल ज्यादा लगेगा तो वहां पे आपका जो पिंड है वो कभी भी डूबेगा नहीं पानी के अंदर। चीजें समझ में आ गई। ये था आर्किमिडीज का सिद्धांत। लेकिन ये प्रोसेस है ना ये अपरिवर्तनीय है भी, जितना तरल है वो विस्थापित होगा उसके बराबर उत्प्लावन बल लगेगा। यहाँ पे देख लो भी, यहाँ पे क्या लग रहा है, कम बल विस्थापित तरल के भार से कम, ये बात गलत है। उसके बाद में जो उसके द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है, तरल के भार के बराबर होता है, यानी जब कोई पिंड किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उस पर नीचे की ओर एक बल लगता है। नीचे उत्प्लावन बल नीचे की ओर कब लगने लग गया भी, कोई रातों रात ही अगर कोई सिस्टम हो गया तो पता नहीं है। नीचे की ओर बल नहीं लगता, ऊपर की ओर बल लगता है उत्प्लावन बल। गलत हो गया। जब कोई पिंड, यानी यहाँ पे तो बराबर था लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है भी नीचे क्यों लग रहा है, ये गलत है। जब कोई पिंड किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो नीचे की ओर एक बल कार्य करता है। गलत।
जब कोई पिंड किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल लगता है और जो उसके द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है, चीजें समझ में आ गई। इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को सोल्व आउट करना है भी। ये देखो भी अगला क्वेश्चन आपके सामने, जटिल स्थायी उत्तक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जटिल स्थायी उत्तक के अंतर्गत है वो अपन क्या पढ़ते हैं, दो ही उत्तक पढ़ते हैं। एक तो आपका हो जाएगा जाइलम और एक क्या है, एक होता है आपका फ्लोएम। ठीक है, एक होता है फ्लोएम। अब ये जो आपका जाइलम और फ्लोएम है ना, ये क्या करता है, ये तो आपका क्या करता है, खाद्य पदार्थ यानी भोजन का क्या करता है, परिवहन करता है। और ये क्या करता है, ये जल का परिवहन करता है, ये आपका जल का परिवहन करता है। ये दोनों के दोनों क्या जटिल स्थायी उत्तक है। स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक में पेरेन कायमा, कोलेन कायमा और आपका स्क्लेरेन कायमा। यानी पेरेन कायमा जिसे अपन बोलते हैं मृद उत्तक, देन उसके बाद में स्थूलकोण उत्तक और दृढ़ उत्तक, ये तीन होते हैं भी। और इसमें दो ही होते हैं, इन्हें मैंने बहुत बार आपको बताया है। जाइलम और फ्लोएम को अपन क्या बोलते हैं, संवहन उत्तक भी कहते हैं भी, संवहन उत्तक कहा जाता है। ये चीज भी आप ध्यान में रखना, क्योंकि ये चीजों का संवहन करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान से, संवहन यानी साथ में वहन करते हैं। आगे देखो भी, जाइलम और फ्लोएम जटिल उत्तक है, बिल्कुल सही है, जो संवहन में मदद करते हैं और संवहनी बंडल बनाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। जटिल उत्तक केवल ऑक्सीजन के परिवहन के लिए, यहाँ पे ये देखो ये केवल आ गया ना, केवल ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जंतुओं में पाए जाते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है भी। जो आपका संवहन उत्तक है ये क्या करते हैं, ये जल और जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसका वहन करते हैं भी। और जटिल उत्तक भंडारण के लिए स्थिर रूप से पैक पेरेन कायमा कोशिकाओं से बने होते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। कोई जरूरी नहीं है भी जटिल उत्तक आपके अलग अलग, यानी जो आपका जाइलम है ना वो आपके 4 प्रकार के अवयवों से मिलकर बना है और जो फ्लोएम है वो 5 प्रकार के अवयवों से मिलकर बना है। जाइलम में आपका क्या आता है, वाहिका, वाहिनिकाएं, दो तो ये हो गया, जाइलम पेरेन कायमा, और जाइलम है वो आपका रेशे, ये आपके 4 आगे। ये आपका सहचर कोशिका, साती कोशिका, चालनी नलिका, चालनी कोशिकाएं, और उसके बाद में आपका जाइलम पेरेन कायमा आ गया और आपका जाइलम रेशे आगे भी। ये 5 प्रकार के अवयवों से मिलकर बना है। साती कोशिका और सहचर कोशिका एक ही बात है, दोनों एक ही के नाम है भी, या तो साती कोशिका बोल दो या फिर सहचर कोशिका। चालनी नलिका और चालनी कोशिका ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, उसके बाद में देखो भी, जटिल उत्तक एक समान कोशिकाओं से बने होते हैं जो विभिन्न कार्य करते हैं। जटिल उत्तक एक समान नहीं है। जटिल उत्तक आपके क्या है, अलग अलग कोशिकाओं से बने होते हैं भी, एक समान कोशिका से नहीं बने होते। ये क्या है, अलग अलग सेल से बने होते हैं, ये चीज आप ध्यान में रखना भी। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है भी किस प्रकार का विलयन प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से जल को कोशिका से बाहर स्थानांतरित कर देता है, जिससे कोशिका संकुचित हो जाती है। अब इसके अंदर देखेंगे, यहाँ पे देखो भी, समप्रसारी विलयन 3 प्रकार की कंडीशन होती है, अति प्रसारी विलयन और आपके पास में क्या आता है, अल्प प्रसारी विलयन। तनु का मतलब होता है एक प्रकार से पतला विलयन, जिसके अंदर है वो एक प्रकार से ये बोल सकते हैं पानी की मात्रा ज्यादा हो, जैसे नमक और पानी है। तो मैंने क्या किया भी, एक के अंदर तो पानी ज्यादा मिला दिया तो वो थोड़ा सा ज्यादा एक प्रकार से क्या होगा, पतला होगा, और एक के अंदर मैंने पानी कम मिलाया है तो वो क्या होगा, एक प्रकार से गाढ़ा होगा भी, जेली जैसा टाइप का एक प्रकार से लिक्विड बनेगा। तो इसका मतलब ये जिसके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा हो वो आपका तनु होगा। अब देखो भी, यहाँ पे नाम से अपन शो करेंगे, अल्प प्रसारी। अल्प का मतलब क्या होता है, अल्प का मतलब होता है कम, यानी कम प्रसारी, कहने का मतलब है भी कम बात ये। दूसरा है भी सेल के अंदर, यानी सेल के अंदर अगर पानी कम है, ऐसे याद रखो आप, अल्प का मतलब होता है कम। तो पानी किसमें कम है, सेल के अंदर। कोशिका के अंदर अगर पानी कम है तो कोशिका के अंदर पानी जाएगा, कोशिका के अंदर है वो पानी आपका जाएगा। उसके बाद में अति प्रसारी का मतलब क्या होता है, अति का मतलब होता है अधिक, अति का मतलब क्या होता है, अधिक, यानी सेल के अंदर अगर पानी है वो अधिक है तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। यहाँ पे तीसरा है समप्रसारी। सम का मतलब होता है समान, अगर समान है तो न तो अंदर जाएगा और न ही बाहर आएगा। देखना, अल्प का मतलब कम, कोशिका के अंदर पानी कम है तो वो क्या होगा, कोशिका के अंदर चला जाएगा, कोशिका फूल जाएगी। अति का मतलब होता है अधिक, अधिक यानी कोशिका के अंदर पानी अधिक है और वो पानी अधिक है तो वो बाहर आ जाएगा, कोशिका सिकुड़ जाएगी। सम का मतलब होता है समान, कोशिका के अंदर समान पानी है तो वो क्या होगा, एक प्रकार से जितना बाहर है उतना ही अंदर है तो वो न तो बाहर जाएगा और न अंदर आएगा, तो कोशिका का जो साइज है वो समान बना रहेगा भी। इसने पूछा है भी कौन सा
कारण है जिसके कारण आपका प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से जल कोशिकाओं से बाहर स्थानांतरित हो जाता है। कोशिका से बाहर किस में आ रहा है? अति अधिक है, अधिक है तो बाहर आएगा, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे याद रखो भी, हमने क्या रखा है, एक ऐसा अपने पास में टब है, उसके अंदर हमने नमक ज्यादा घोल रखा है और एक प्रकार से क्या है, पानी की मात्रा कम है, और उस विलियन के अंदर है वो हमने क्या कर दिया, उस विलियन के अंदर कोशिका को रख दिया। तो बाहर हमारे पास में क्या है भी, एक ऐसा विलियन तैयार किया जिसमें पानी की मात्रा कम है, नमक की मात्रा ज्यादा है। तो कोशिका को इसमें रखेंगे तो कोशिका के अंदर पानी ज्यादा है तो वो बाहर आ जाएगा और कोशिका सिकुड़ जाएगी। उसे क्या बोलते हैं? अति प्रसारण बोलते हैं। अलप प्रसारण किसे कहेंगे? तो अलप का मतलब क्या होता है? अलप का मतलब होता है कम, सेल के अंदर पानी कम होगा, तो इसका मतलब हमारे पास में ऐसा घोल तैयार किया हमने जिसके अंदर पानी की मात्रा तो ज्यादा है और नमक की मात्रा कम है, और उसके अंदर है वो हमने क्या है, सेल को रख दिया। अब बाहर क्या है, पानी की मात्रा ज्यादा है तो वो कोशिका के अंदर चली जाएगी और कोशिका क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। और इसके अंदर दोनों के अंदर समान है, जितना पानी कोशिका के अंदर है उतना ही पानी है वो हमारे इस विलियन जो हमने घोल तैयार कर रखा है इसके अंदर है। तो न तो पानी बाहर जाएगा न अंदर जाएगा, तो कोशिका का जो साइज है वो बना रहेगा भी। चीजें समझ में आ गई? तो इन नामों से याद रखो आप। अलप का मतलब कम, यानी कोशिका के अंदर पानी कम। अति का मतलब कोशिका के अंदर पानी अधिक। तो अति अधिक है तो बाहर आ जाएगा और अलप है तो कम, यानी अंदर चला जाएगा भी। चीजें समझ में आ गई? आगे चलो मैं नेक्स्ट देखिएगा। इसके अंदर बताओ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन है वो आपका सत्य है? तो यहां पे आपको बताना भी, कम समय में अधिक कार्य करने का अर्थ है कि शक्ति अधिक है। देखो भी शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? शक्ति का फॉर्मूला होता है आपके पास में, शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटा समय, कार्य बटे समय। अब देखो बात ये है भी, कार्य बटे समय उसे शक्ति बोलते हैं। यानी मान ज्यादा कब आ सकता है? मान ज्यादा कब आ सकता है? जब अधिक के अंदर कम का भाग लगाएंगे तभी मान ज्यादा आएगा। भी देखो भी समय मेरे पास में अगर यूनिट, ये यूनिट छोटी है और ये यूनिट ज्यादा हो तो मान मेरे पास में ये क्या आएगा, ज्यादा आएगा। एक मैं ये बोल दूं भी कार्य तो मेरे पास में क्या है, 5 जूल है, ठीक है, और समय मेरे पास में क्या है, 10 है, तो ये पॉइंट के अंदर आएगा। और वही इसका उल्टा कर दूं भी, 10 जूल मेरे पास में कार्य है, समय लग रहा है 5 सेकंड, तो यहाँ पे 2 वाट मेरे पास में क्या आ गई, शक्ति आ गई। तो क्या हुआ, बात ये हुई भी अधिक के अंदर है वो अगर कम का भाग लगाएंगे तो मान ज्यादा आएगा। और इसने क्या बोला है भी, कम समय के अंदर, समय की यूनिट मेरे पास में कम है और अधिक कार्य का मान मेरे पास में अधिक है, तो इसका अर्थ क्या है भी, अधिक के अंदर कम का भाग लगाएंगे तो मान ज्यादा आएगा। तो इसका मतलब क्या है, शक्ति ज्यादा है। तो वहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कार्य बढ़ने पर शक्ति घटती है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि कार्य शक्ति समानुपाती है, शक्ति है वो समानुपाती है कार्य के। यहां पे देख लो भी, शक्ति कार्य के समानुपाती है, लेकिन समय के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर समय घट गया शक्ति बढ़ेगी, और शक्ति बढ़ गई तो समय घटेगा भी। शक्ति घट गई तो आपका समय बढ़ेगा भी। चीजें समझ में आ गई? लेकिन कार्य के तो समानुपाती है। आगे देखो भी, शक्ति और कार्य एक दूसरे के स्वतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है भी, एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। उसके बाद में किया गया कार्य शक्ति को प्रभावित नहीं करता भी। तो ये किया गया जो कार्य है वो शक्ति को तो प्रभावित करता ही है भी। कितना कार्य किया है वो उसकी शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। जितने आपके ज्यादा शक्ति होगी उतना आप जल्दी कार्य करोगे भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, ऐसक में उपस्थित मिट्टी और रेत जैसी अवांछित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? अवांछित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? एक आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार मैंने आपको बताया है। देखो भी, गालक क्या होता है? गालक क्या होता है? तो गालक एक ऐसा मिश्रण है, एक ऐसा मिश्रण जो ये बोल सकते हैं, जो एक प्रकार से गेंग को, यानी मिट्टी ऐसक से गेंग को अलग करता है भी, गेंग को अलग करता है। ये आपका क्या कहलाता है, गालक कहलाता है भी। एक ऐसा, ये बोल सकते हैं भी, एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा उत्पाद जो ऐसक से गेंग को अलग करता है, ऐसक से जो अशुद्धियां हैं वो अलग करता है, वो आपका क्या कहलाता है, गालक कहलाता है भी। नेक्स्ट पर धातुमल किसे कहते हैं? तो धातुमल है वो ऐसक से, यानी ऐसक से गेंग को अलग करने के लिए, गेंग को अलग करने के लिए बनाया गया, के लिए गालक को मिलाने पर या फिर बनाने में जो प्रोडक्ट बनता है, यानी एक प्रकार से एक मिश्रण बनेगा भी। ऐसक से गेंग को अलग करना है तो आप क्या करोगे, उसमें गालक मिलाओगे, और वो जो प्रोडक्ट, जो घोल तैयार हुआ है वो क्या कहलाएगा, धातुमल कहलाएगा भी। वो क्या कहलाएगा, आपका धातुमल कहलाएगा। और मिश्र धातु है वो 2 या 2 से अधिक धातुओं का,
दो या दो से अधिक धातु का मेल क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है भी। ठीक है, मिलाना, दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाना मिश्र धातु कहलाती है। उसके बाद में गेंग क्या होती है? तो गेंग है वो आपकी वो अशुद्धि है जो एक प्रकार से ऐसक में मिट्टी और रेत के रूप में मिलती है। मिट्टी और कंकड़ पत्थर रेत के रूप में जो अशुद्धि मिलती है ऐसक में, वो क्या कहलाती है? आपकी गेंग कहलाती है भी। चीजें समझ में आ गई। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है भी जो आपका धावन सोडा किस यौगिक को गर्म करके बनाया जाता है। बता दिया मैंने, बहुत बढ़िया तरीके से बताया था अभी पहले। देखो भी, धावन सोडा जब आपके पास में क्या होता है? NaHCO3, ये क्या है भी? बैंकिंग सोडा है। जब बैंकिंग सोडे को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। बैंकिंग सोडे को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? Na2CO3 प्लस में आपके पास में क्या बनता है? H2O, जल बन जाएगा भी। ठीक है, प्लस में आपके पास में क्या बन जाएगा? H2O, जल बन जाएगा। तो ये जो आपके पास में प्रोडक्ट बनता है सोडियम कार्बोनेट, और प्लस में आपके पास में सोडियम कार्बोनेट, प्लस में आपके पास में क्या बनेगा? इसको दो लगाओगे तो यहाँ पे आपके पास में CO2 और निकल जाएगी भी, CO2 और निकल जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अब हमारे पास में सोडियम कार्बोनेट आया है। सोडियम कार्बोनेट को फिर क्या है? जल के अणुओं से क्रिस्टलीकृत किया जाता है। क्रिस्टलीकृत किया जाता है। इसके साथ में 10 जल के अणु मिला दें, यानी Na2 और CO3 प्लस में 10 जल के अणु मिला दें तो अपने पास में प्रोडक्ट बनेगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और प्लस में Na2CO3.10H2O। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट ये बन जाएगा धावन सोडा। तो क्या किया आपने? बैंकिंग सोडे को, तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये आपका क्या होता है? बिना बुझा चूना होता है। ये बिना बुझा चूना होता है। और सिमट का लगभग 50 से 70% भाग है वो आपका कैल्शियम ऑक्साइड से बना होता है भी। ठीक है, उसके बाद में सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे अपन बैंकिंग सोडा बोलते हैं, इसमें गर्म करते हैं तो आपका क्या बनता है? ये आपका धावन सोडा बनता है भी। सोडियम क्लोराइड आपका एक साधारण नमक अभी NaCl है। ठीक है, और उसके बाद में कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि आपका क्या है? संगमरमर का फॉर्मूला हो जाएगा ये। ठीक है, और जो आपका एक प्रकार से अंडे का जो कवच बना होता है वो भी आपका कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, ये है निम्नलिखित में से किस जीव के लिंग निर्धारण पर्यावरणीय तापमान के कारण होता है? देखो भी, पर्यावरण के टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करता है भी। जैसे अपन बात करते हैं भी, आपका छिपकली है, छिपकली है, और जो एक प्रकार से ये बोल सकते हैं भी सरीसृप है। सरीसृप वर्ग के अंदर छिपकली आ जाती है। सरीसृप वर्ग के अधिकांश जो मेंबर होते हैं ना, उसके जो अंडे है ना, वो एक ऐसे टेम्परेचर के ऊपर रखे जाते हैं भी। उस टेम्परेचर के ऊपर, बाहरी वातावरण के अंदर जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, उसके ऊपर है वो उसका लिंग निर्धारण करता है। एक प्रकार से ये बोल सकते हैं भी, यहाँ पे नर, यानी जो बनने वाला जीव है वो नर होगा या फिर मादा होगा। वो किसके ऊपर निर्भर करता है? तो वो तापमान के ऊपर निर्भर करता है भी। तापमान के ऊपर है वो निर्भर करता है भी, उन्होंने अपने अंडे को किस टेम्परेचर के ऊपर है वो एक प्रकार से उसको सेया है। ठीक है, तो वो उसी के ऊपर निर्भर करता है। एक होता है आपका यहाँ पे घोंगा आता है। घोंगा है, इसका जो एक प्रकार से लिंग का निर्धारण है ना, लिंग का जो निर्धारण है वो आनुवांशिक रूप से नहीं होता भी। आनुवांशिक, ये भी क्वेश्चन आएगा भी, आगे आएगा, देख लेना थे आप, इसको नोट करना। आनुवांशिक रूप से नहीं होता, यानी ये बात ये है भी, ये भी बाहरी वातावरण पे निर्भर करता है भी। यानी घोंगे का जो एक प्रकार से ये बोल सकते हैं भी, लिंग का जो निर्धारण है वो बाहरी वातावरण के ऊपर निर्भर करता है भी। बाहर का वातावरण कैसा है उसके ऊपर है वो, ये नर या फिर मादा के अंदर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है भी। ठीक है, नर है, बाहर का वातावरण क्लाइमेट अगर चेंज है तो वो मादा बन जाएगा। अगर मादा है और बाहर का वातावरण अगर चेंज है तो वो नर बन जाएगा भी। उसका आनुवांशिक रूप से डिफाइन नहीं होता, और जो आनुवांशिक रूप से जिसका लिंग निर्धारण होता है ना, वो बाहरी कारकों से है वो चेंज नहीं होता भी। चीजें समझ में आ गई? तो यहाँ पे आपका कुछ सरीसृप हो जाएंगे भी। कुछ सरीसृप है उसके अंदर है वो लिंग का जो निर्धारण होता है वो तापमान के ऊपर निर्भर करता है भी, टेम्परेचर के ऊपर। जो उसका एक प्रकार से ये बोल सकते हैं अंडे हैं वो किस टेम्परेचर के ऊपर सही जा रहे हैं भी।
ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में मनुष्य के अंदर तो लैंगिक जनन होता ही है भाई, मनुष्य के अंदर है वो लैंगिक जनन होता ही है। तो इस प्रकार से क्लास कैसी लगी है भाई, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया तरीके से। अगर आप ये चाहते हैं भी इन सभी क्लासों की पीडीएफ है, वो जो पैनल की पीडीएफ है वो भी मिल जाए आपको, तो उसके लिए आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे जाना है और इसके ऊपर एक पेड कोर्स बना हुआ है भी, ऑप्शन है पेड कोर्स का, उसके ऊपर जाओगे तो वहां पे आपको रेलवे ग्रुप डी के नाम से है वो एक ऑप्शन मिलेगा, रेलवे ग्रुप डी कोर्स के नाम से। उसके अंदर 2018 की सारी पीडीएफ मिल जाएगी, सॉल्यूशन पीडीएफ, और 2022 की सारी सॉल्यूशन पीडीएफ, और 2024 वाला जो अभी चल रहा है उसकी पीडीएफ मिल जाएगी भी। ठीक है। तो क्लास कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी है तो दिल से लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।